ओके लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो लास्ट क्लास में बेटे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंटिन्यू कर रहे थे ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 9.2 का बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए थे, राइट। यस सर। 9.2 का बहुत सारे सवाल कर दिए थे। इंपॉर्टेंट सवाल जो लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर ही दिए थे। इक्का दुक्का कुछ क्वेश्चन बचा है, उसको करेंगे, लेकिन उसके पहले आज ज्योमेट्री प्रोग्रेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन का थ्योरी आज खत्म करेंगे, पूरा ज्योमेट्री प्रोग्रेशन का थ्योरी, ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरी, आज सारा थ्योरी पोर्शन खत्म करके और 2-3 दिन प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर हमारा सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट। ठीक है ना। इवनिंग क्लास एक दो होगा जिसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के बाकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे इवनिंग क्लास में। ठीक है ना, एक दो क्लास करेंगे इवनिंग में, फिर हमारा सीक्वेंस सीरीज ओवर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा बेटा, आई थिंक आप लोगों का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन, इस सब को लेके कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, एटलीस्ट थ्योरी को लेके एटलीस्ट कोई डाउट नहीं रहा होगा, राइट। थ्योरी को लेके नो डाउट। नो सर। हाँ, बाकी क्या रे, बाकी बाकी कुछ बोलो रे, हेलो। नो सर, नहीं था। नो, ओके। थ्योरी थ्योरी मैं थ्योरी के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये इतने भी इजी प्रॉब्लम्स नहीं है कि आपको देख लो और एक बार समझ लो कर लोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चंस है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, जितना लिखोगे उतना आपका याद, मतलब प्रैक्टिस रहेगा, और एग्जाम के टाइम पे याद भी आ जाएगा कि हम ऐसे ही करते थे, है ना। क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर इनको अगर प्रैक्टिस ना करके डायरेक्ट एग्जाम में चले जाओगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा सडनली। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करके बहुत जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15, है ना, ये सब क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे सवाल जो हैं इनको आपको पहले से प्रैक्टिस करके जाना होता है एग्ज़ाम के लिए, नहीं तो क्या होगा, एग्ज़ाम में बिल्कुल दिमाग काम नहीं करेगा। ठीक है, मेरा बात समझ रहे हो? ओके। यस सर। अच्छा, और वार्ड प्रॉब्लम ये दो है, ये दो वार्ड प्रॉब्लम्स हैं, करेंगे उसको, लेकिन पहले हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शुरू करते हैं। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बेटे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम बोलते हैं जीपी। क्या बोलते हैं? जीपी, है ना। अच्छा, पहले तो आप सबको आई थिंक याद होगा कि प्रोग्रेशन होता है क्या है, राइट। व्हाट इज ए प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होता है जिसमें कि पैटर्न हो, है ना। यस प्रोग्रेशन सर। इज ए सीक्वेंस इन विच देयर इज ए पैटर्न। क्योंकि हमने पढ़ रखे थे कि सीक्वेंस में पैटर्न हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो सीक्वेंस में पैटर्न होता है उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसमें पैटर्न नहीं होता है वो ऑर्डिनरी सीक्वेंस होता है। पैटर्न वाला सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो इस एक टाइप का प्रोग्रेशन ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, जस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसी तरह ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब ये भी एक ऐसा सीक्वेंस है इसमें एक पैटर्न है, और वो पैटर्न क्या है वो देखते हैं, है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पैटर्न क्या है वो देखते हैं। तो बेटे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पहले हम लिख लेते हैं, क्या होता है ना, इट इज ए सीक्वेंस, it is a sequence in which the ratio of any term except the first term, it is a sequence in which the ratio of any term except the first term to its previous term is a constant, and this constant is called common ratio, and this constant is called common ratio, common ratio। बेटे कोई और एक्टिव मत पढ़ लेना बेटे, रेशियो होता है, रेशियो। तो बोले समझ लेते हैं, बड़ा मजेदार कंसेप्ट है। इट इज ए सीक्वेंस, ये एक ऐसा सीक्वेंस है इन व्हिच द रेशियो ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म, मतलब एक ऐसा सीक्वेंस है इसमें कोई भी टर्म एंड उसका प्रीवियस टर्म के बिटवीन जो रेशियो होता है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। और यहाँ पर क्यों लिखा है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म? क्योंकि जाहिर सी बात है फर्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म थोड़ी ना होता है,
वो तो फर्स्ट टर्म होता है ना, फर्स्ट टर्म का प्रीवियस में कुछ नहीं होता है। तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के कोई भी टर्म एंड उसका प्रीवियस टर्म के बीच में जो रेशियो वो कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं बेटे? कॉमन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो चलो एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अरे मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, यस सर। हाँ। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बड़ा सा प्यारा सा एग्जाम्पल ले आते हैं, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल 2 4 8 16 32 64 डॉट। तो जैसे कि बेटे देख सकते हो, दिस इज ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस में देयर इज अ पैटर्न। और वो पैटर्न क्या होता है, क्या है, देख लेते हैं। पहले तो पैटर्न समझ लेते हैं। पैटर्न क्या है बेटे? यहाँ पर कि कोई भी टर्म में आप अगर 2 मल्टीप्लाई करो उसका नेक्स्ट टर्म मिलता है। देखो, एनी टर्म में 2 मल्टीप्लाई कर दो उसका नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, राइट? यही पैटर्न है यहाँ पर। इस टाइप के पैटर्न को हम बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये ऐसा पैटर्न है या फिर ऐसा सीक्वेंस है जिसमें कोई एक टर्म में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो तो नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या हो रहा था? ये है जीपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या हो रहा था कि कोई टर्म में कांस्टेंट ऐड करो तो उसका नेक्स्ट टर्म मिलता था। जैसे फॉर एग्जांपल ये हुआ करता था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता था कि कोई भी टर्म में एक कांस्टेंट ऐड करो, मानो यहाँ पर सारे टर्म में 2 ऐड करो तो उसके नेक्स्ट टर्म मिलते जाते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि एक टर्म में कांस्टेंट ऐड करो तो नेक्स्ट टर्म मिलता है। ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में क्या होता है ना, एक टर्म में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो तो उसका नेक्स्ट टर्म मिलता है। मेरे बात बेटे समझ रहे हो क्लियरली? पैटर्न क्या है? यस सर। ओके, यस सर। और वही कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं ना, कॉमन रेशियो। मतलब यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है बेटे? 2 है। क्या है कॉमन रेशियो? 2 है। कॉमन रेशियो इज 2। तो पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से कि ये क्या है, डेफिनेशन क्या बोल रहा है? डेफिनेशन ये बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म को छोड़ के कोई भी टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीवियस टर्म, या फिर आप बोल सकते हो द रेशियो बिटवीन वन टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म। कोई भी टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म के बिटवीन रेशियो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेकेंड टर्म 4 है एंड उसका प्रीवियस टर्म मतलब फर्स्ट टर्म 2 है, इन दोनों के बीच में रेशियो। थर्ड टर्म 8 एंड उसका प्रीवियस टर्म 4, इन दोनों के बीच में रेशियो। फोर्थ टर्म 16 एंड उसका प्रीवियस टर्म 8, इन दोनों, ये सारे रेशियो कॉन्स्टेंट्स हैं, है ना, 2। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्री प्रोग्रेशन बोलेंगे। और ये जो कांस्टेंट है इसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन रेशियो बोलेंगे। मेरे बात समझ रहे हो बेटे क्लियरली? हेलो, यस सर। यस सर। सर। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा कि ज्योमेट्री प्रोग्रेशन होता क्या है, राइट? नो सर। ओके बेटे, याद रखो जो पॉपुलेशन होता है ना, ह्यूमन पॉपुलेशन, वो आप अच्छा आप लोग सब न्यूक्लियर फ्यूजन ऐसा पढ़ चुके होंगे, राइट? स्कूल में नाइन्थ क्लास में न्यूक्लियर यस सर। फ्यूजन, न्यूक्लियर Yes, फिशन sir. पढ़ चुके होंगे कि एक न्यूट्रॉन कैसे, मतलब मुझे पक्के तौर पे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ पर ज्योमेट्री प्रोग्रेशन हुआ करता था, है ना? ज्योमेट्री प्रोग्रेशन और कैसे होता है, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ बेटे। फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज एक बंदा है, ठीक है ना, उसके वजह से 2 बच्चे पैदा होते हैं। मेरे बात समझ रहे हो? 2 बच्चे पैदा होते हैं। अब ये बंदा, इसके वजह से भी और 2 बच्चे पैदा हो गए। मेरे बात समझ रहे हो? अरे मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। यस सर। ये बंदा के वजह से भी और 2 बच्चे पैदा हो गए, ये बंदा के वजह से 2 बच्चे पैदा हो गए, इसके वजह से और 2 बच्चे पैदा हो गए, इसके वजह से। तो देखो, फर्स्ट जनरेशन में बस एक ही इंसान था, सेकंड जनरेशन में 2 इंसान आ गए, थर्ड जनरेशन में 4 इंसान आ गए, फोर्थ जनरेशन में कितने इंसान देख लो भाई? 8 इंसान देख रहे हो? अबे देख रहे हो? 8 इंसान। तो किस टाइप का प्रोग्रेशन, मतलब पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है? ज्योमेट्रिकली बढ़ रहा है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देख रहे हो? यस सर। 2 मल्टीप्लाई। अच्छा, अब इमेजिन कर सकते हो कि अगर एक इंसान 4 बच्चा पैदा करे तो क्या होगा? क्यों पॉपुलेशन को कमाने के लिए क्यों लोगों को बोला जाता है कि बच्चा मतलब कम पैदा करो? मेरे बात समझ रहे हो? अरे मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ,
दो बच्चे में लिमिटेड रहने के लिए क्यों बोला था? अगर 4 बच्चे हो एक बंदा पैदा करे तो पता है क्या होगा? देखो क्या होगा, इसका 4 और उसका हर एक का 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4। अब इमेजिन कर रहे हो कितना होगा लास्ट को? हाँ, तो जो देखो, तो ये एक एग्जाम्पल है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। मेरे बात समझ रहे हो? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्लियर? हेलो, Yes sir. ओके ओके ठीक है। तो टेक द स्क्रीनशॉट। कितनों का बिल्कुल कच्छू नहीं समझ में आया? हाँ, किनको समझ में नहीं आया? या फिर कोई हो जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता? टेक द स्क्रीनशॉट। डन डन सर। Yes sir, done. Done. हाँ, ये इसको इरेज करना भूल गया था, वो 12th का पढ़ाई था। ओके ओके छोड़ो इसको। हाँ ये टेक इट डन। हाँ Done, sir. ओके, अब बढ़ते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ मतलब जो टर्मिनोलॉजी हम बार बार यूज करेंगे उनके बारे में खुद को अक्वेंटेड कर लेते हैं। पहला बात है बेटे देखो कि द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी, जैसे बेटे एपी का फर्स्ट टर्म को ए लिखते थे ना बेटे, उसी तरह जीपी का भी फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखेंगे बेटे? ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। A. समझ रहे हो? यस। और बेटे जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम कॉमन डिफरेंस को डी लिख रहे थे, यहाँ पर उसी तरह कॉमन रेशियो क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। Sir, क्या R. लिखेंगे? आर लिखेंगे। भाई पार्टिसिपेट करो, काहे शर्मा रहे हो सुबह सुबह? हेलो, अरे Yes, सुबह sir. सुबह मत शर्माओ भाई। हाँ ओके, शर्माओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पार्टिसिपेट करो, एक्टिव रहा करो, फ्यूचर आपका है ब्राइट होगा पार्टिसिपेट करोगे तो। बेटे फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, कॉमन रेशियो क्या बोलते हैं बेटे? आर बोलते हैं। मेरे बात समझ गए? ओके। और जो लास्ट टर्म होता है ना, उसको हम बोलते हैं जनरल टर्म। क्या बोलते हैं? जनरल टर्म। तो पहले जनरल टर्म को लिख लेते हैं, जनरल टर्म या फिर लास्ट टर्म इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिखा था टी एन, टी सब एन ना, या फिर ए सब एन भी लिखते हैं। तो बड़े इसको जनरल टर्म क्यों बोला था? मैंने बताया था क्योंकि यहाँ पर आप अगर एन की जगह 1 लिखोगे तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, अगर एन की जगह 2 लिखोगे तो सेकंड टर्म हो जाएगा, अगर एन की जगह 3 लिखोगे तो थर्ड टर्म हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोला था? जनरल टर्म। मतलब टी एन क्या करता है? सारे टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है ना, और उसी वजह से हम इसको बोलते हैं जनरल टर्म, राइट? और इसको लास्ट और इसको लास्ट टर्म क्यों बोल रहे हैं? देखो भाई, सपोज एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जीपी में एन नंबर ऑफ टर्म्स है देयर। मानो एक जीपी में एन नंबर ऑफ टर्म है, तो उसका लास्ट टर्म क्या होगा? nth टर्म होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक जीपी में 5 टर्म है तो उसका लास्ट टर्म क्या होगा? 5th टर्म होगा। अगर एक जीपी में 6 टर्म है तो उसका लास्ट टर्म क्या होगा? 6th टर्म होगा। अगर एक जीपी में 100 टर्म है तो उसका लास्ट टर्म क्या होगा? 100 टर्म होगा। उसी तरह अगर एक जीपी में n टर्म्स है तो उसका लास्ट टर्म क्या होगा? tn होगा। इसीलिए इसको लास्ट टर्म भी बुलाता है। फिर बात समझ रहे हो? हेलो, ओके ओके ओके, तो इतना था क्लियर। आगे चलते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे? जीपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जनरल टर्म ऑफ ए जीपी, एक ज्योमेट्री प्रोग्रेशन का जनरल टर्म क्या होता है, देखते हैं कैसे निकलता है। बट आई थिंक आप सबको याद होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, राइट? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। याद है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन था क्या बेटे वहां पर? उस टर्म का पोजीशन है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। एपी में था टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर एन इज द पोजिशन ऑफ द टर्म। एपी में था। उसी तरह जीपी में भी nth टर्म का एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला पहले लिख लेता हूँ, टी एन या फिर nth टर्म ऑफ ए जीपी इज इक्वल टू ए टाइम्स आर टू दी पावर एन माइनस 1। और यहाँ पर एन क्या है बेटे? वो टर्म का पोजीशन। जैसे कि अगर 2 लिखूंगा एन के जगह, T2 मतलब सेकंड टर्म, मतलब पोजीशन इज 2। अगर मैं एन के जगह 3 लिखूंगा तो ये थर्ड टर्म हो जाएगा, मतलब पोजीशन इज 3, राइट? एन इज द पोजीशन ऑफ द टर्म। और आर क्या है? कॉमन रेशियो है। ए क्या है? जाहिर सी बात है फर्स्ट टर्म है। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो, ओके। Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो इसको डिराइव करते हैं कैसे होता है। तो a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, याद रखो, एंड r इज द कॉमन रेशियो। सी आर मतलब क्या होता है बेटे? कॉमन रेशियो होता है। तो देख लेते हैं ये कैसे ऐसा आया। तो देखो बेटे, लेट द फर्स्ट टर्म
इज इक्वल टू ए। मानो जीपी का पहला टर्म ए है और मानो उसका जो कॉमन रेशियो है वो आर है। तो जाहिर सी बात है बेटे कि ये जो जीपी है इसका फर्स्ट टर्म मतलब T1 ए है, तो उसका सेकंड टर्म क्या होगा? अच्छा स्मॉल टी लिख रहे हैं तो स्मॉल टी में ही चलाते हैं, जो लिख रहे हो वैसे ही चलाना चाहिए, कोई नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट टर्म इज ए और कॉमन रेशियो इज आर, तो जाहिर सी बात है सेकंड टर्म क्या होगा? ए आर, राइट? क्योंकि हमें पता है ना Yes, sir. एक टर्म में कॉमन रेशियो Yes, मल्टीप्लाई करो तो उसका नेक्स्ट टर्म मिलेगा। जीपी में हमारा एपी में क्या हुआ करता था, ये एक टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो नेक्स्ट टर्म मिलता था। जीपी में क्या है कि कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करो तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा, है ना भाई? Yes, sir. हाँ, तो आर मल्टीप्लाई करते करते जाएंगे। अच्छा T3 क्या होगा? ए आर में आर मल्टीप्लाई करो मतलब T2, Yes, sir. AR square. क्योंकि देखो बेटा सेकंड टर्म में कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करोगे तो उसका नेक्स्ट टर्म मिलेगा थर्ड टर्म, तो ए आर में आर मल्टीप्लाई करो ए आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म क्या होगा? उसमें आर AR मल्टीप्लाई cube. करो। AR क्यूब। हाँ, तो बेटा एक चीज देख लो इधर। अच्छा बेटा आपको पता है ना आर टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 पता है, तो ये तो पता है ना, स्कूल में पढ़े थे। Yes, हेलो, sir. Yes, हाँ, sir. बस। तो क्या मैं बेटे इसको a इंटू आर टू दी पावर 0 लिख सकता हूँ, राइट? Yes, बिकॉज sir. आर टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, a इंटू 1 इज a। Yes, sir. अच्छा बेटे क्या मैं इसको a इंटू आर टू दी पावर 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ? देखो 2 माइनस 1 इज 1, राइट? ये आर टू दी पावर 1। Yes, sir. क्या मैं इसको a इंटू आर टू दी पावर 3 माइनस 1 लिख सकता हूँ? देखो 3 माइनस 1 2 है ना, आर स्क्वायर। Yes, sir. यस सर। 4 minus 1. तो बेटे एक चीज नोटिस करो, हाँ इस यहाँ पर लिख देते हैं a इंटू आर टू दी पावर 0 के जगह 1 माइनस 1, है ना? 1 माइनस 1 इज 0। तो बेटे एक चीज नोटिस करो, T1 इज इक्वल टू a इंटू आर टू दी पावर 1 माइनस 1, T2 इज इक्वल टू a इंटू आर टू दी पावर 2 माइनस 1, T3 इज इक्वल टू a इंटू आर टू दी पावर 3 माइनस 1, T4 a इंटू आर टू पावर 4 माइनस 1। तो इसी पैटर्न को अगर फॉलो करते जाए तो Tn क्या होगा? Sir, AR टू आर टू दी पावर n माइनस 1। N minus 1 minus 1. अगर जनरल टर्म का फॉर्मूला अरे Yes, समझ में sir. आया? ओके, कित्तों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा? बताओ बताओ रे, कित्तों को बिल्कुल समझ नहीं आया? सबको समझ में आया ना? हेलो, यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके 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 ओके। अच्छा, अभी और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बेटे पढ़ेंगे। अब एक नोट लिखेंगे बेटे। आप सबको याद होगा मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक चीज़ पढ़ाया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इनफैक्ट जीरो भी हो सकता है। याद है ना बेटे? जैसे एग्जाम्पल Yes, में sir. लिखते हैं, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखता हूँ और उस टाइप का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बोलते हैं कांस्टेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये कांस्टेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है बेटे? जीरो है। क्या है कॉमन डिफरेंस? यहाँ पर जीरो है ना? अरे हर बात समझ रहे हो? हेलो, कॉमन डिफरेंस जीरो देख रहे हो? Yes, sir. कॉमन डिफरेंस जीरो, हाँ। अच्छा, ये कि जीपी भी है, दिस इज ऑल्सो ए जीपी, और यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है? 1 है। क्या है कॉमन रेशियो? देख रहे हो? 1 देख रहे हो? Yes, अरे sir. कोई भी टर्म डिवाइड बाय इसका प्रीवियस टर्म 1 हो रहा है ना? ये कि एपी भी है कि जीपी भी है, ठीक है? Yes, sir. तो याद रखो, ए कांस्टेंट सीक्वेंस इज बोथ एन एपी NGP. एंड ए जीपी। और अगर एपी होगा तो उसका कॉमन डिफरेंस 0, अगर जीपी है तो कॉमन रेशियो 1 है। 1. बराबर समझ रहे हो? Yes, sir. कितनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहे? सबको समझ में आया? हेलो, यस सर, आ Yes. गया। ओके। नेक्स्ट नोट में देखेंगे बेटे। देखो ये एक मतलब यहाँ पर हमने जो एपी क्रिएट किए हैं, ये जो कांस्टेंट एपी है इसका कॉमन डिफरेंस 0 है, राइट? लेकिन बेटे याद रखो, कोई भी जीपी का कॉमन रेशियो कभी 0 नहीं हो सकता। याद रखो, इन एनी जीपी कॉमन रेशियो इज नॉट इक्वल टू 0। जीपी का कॉमन रेशियो कभी 0 नहीं हो सकता, है ना?
क्योंकि जीपी का अगर कॉमन रेशियो बेटे 0 कर दिए तो वो जीपी का सारे टर्म 0 0 0 0 हो जाएंगे। मेरे बात समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, समझ में बोलता हूँ कि जीपी का फर्स्ट टर्म इज 2, ठीक है ना, और कॉमन रेशियो 0, तो 0 है तो 2 इंटू 0 0, फिर 0 फिर 0, इसको जीपी बोल रहे हो अगर, तो जरा सोचो जीपी का कॉमन रेशियो हम कैसे निकालते हैं? कोई भी टर्म डिवाइडेड बाय इसका प्रीवियस टर्म, राइट? ऐसे ही तो कॉमन रेशियो निकालते हैं। यस सर। अच्छा, तो सपोज इसका थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म क्या होता है? 0/0, ये अनडिफाइंड होता है, राइट? यस सर। क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो अनडिफाइंड, मतलब इसका कॉमन रेशियो है जो अनडिफाइंड, देख रहे हो? और आप बोल रहे थे कॉमन रेशियो 0 नहीं, तो याद रखो कभी भी कॉमन रेशियो 0 नहीं होता है जीपी का। मेरे बात समझ रहे हो? कॉमन रेशियो 0 क्यों नहीं होता है, समझ पाए? हेलो? यस सर। यस सर। हाँ, ये क्या था बेटा? कि जनरल नॉलेज था। क्या था ये? जनरल नॉलेज था। समझ में कितनों को नहीं है बता सकते हो, पूछ सकते हो जल्दी जल्दी, क्यों जीपी का कॉमन रेशियो कभी 0 नहीं हो सकता? क्लियर? ओके, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, जनरल टर्म को लेके कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा रे बाकी सब क्यों चुप हो रहे भाई? हैं? साइलेंट Yes, sir. क्यों हो बिल्कुल? Yes, नहीं, sir. दो तीन Yes, बोल sir. रहे हो, बाकी सब साइलेंट है। ओके, तो अभी इसी को लेके एक्सरसाइज 9.3 का कुछ सवाल करते हैं जनरल टर्म को लेके। पहला क्वेश्चन नंबर 1, उसने बोला है कि फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ दिस जीपी। ये जीपी दे रखा है, ये जीपी का 20th नंबर वाला टर्म एंड nth नंबर वाला टर्म हमें निकालना है। पहले जीपी लिख लेते हैं, वो पहले 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले जाओ, फिर हम करेंगे क्वेश्चन, करेंगे एक्सरसाइज। टेक इट Done, Done. sir. टेक इट डन, Yes, sir. यस टेक Yes, इट। sir. Done. ओके, तो अभी बेटा करते हैं 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पर उसने क्या दिया है, देखो बेटे, कि एक जीपी दिया है जिसका टर्म्स है 5/2, 5/4, 5/8। द जीपी इज 5/2, 5/4, 5/8, डॉट 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 डॉट, है ना? और इसका 20th टर्म निकालना है और नेट टर्म निकालना है। तो फिलहाल बेटे आपको एक चीज़ तो कान खोल के सुन लो और याद भी रख लो कि जीपी का जैसे हमें बताया था मैंने कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी में कोई भी टर्म का वैल्यू निकालने के लिए आपको दो चीज़ों का जरूरत था। क्या थे वो दो चीज़? एक है फर्स्ट टर्म, दूसरा है कॉमन डिफरेंस, है ना? हाँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्म लगाते हो ना, तो a भी चाहिए, d भी चाहिए। उसी तरह जीपी का भी कोई भी टर्म का वैल्यू निकालने के लिए कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो का वैल्यू जानना जरूरी है। और बेटे ये जीपी का फर्स्ट टर्म ए क्या है बेटे? 5/2, 5/2, एंड इसका कॉमन रेशियो 1/2। 1/2। तो बेटे कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाता है? कोई भी टर्म डिवाइडेड बाय इसी प्रीवियस टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म होता नहीं है। एनी टर्म डिवाइडेड प्रीवियस टर्म, तो अगर 5/4 में अगर डिवाइड कर दे तो 5/2, तो देखो क्या होता है, ऐसा तो पता चल जाए कि 1/2 मल्टीप्लाई करने से होता है 1/2, लेकिन मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, मेरे पास समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। 5 कटेगा, देखो 1/2, तो यहाँ पर कॉमन रेशियो 1/2, तो मतलब r इज 1/2, तो a इज 5/2, r इज 1/2। तो पूछता है 20th टर्म, तो बेटे 20th टर्म को हम कैसे लिखते हैं? t सब 20। अच्छा, t सब n का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? a इंटू r टू दी पावर, Here n minus 1. तो t सब 20 क्या होगा? a इंटू r टू दी पावर 20 माइनस 1, मतलब यस सर। 19। 19। समझ गए रे? या फिर लिखूं, पूरा लिखूं 20 माइनस 1, फिर नेक्स्ट टाइम 19 नो लिखूं, सर, नो। चलेगा? ओके। और a क्या है बेटे? यहाँ पर a का वैल्यू क्या है? 5/2। r का वैल्यू क्या है? 1/2, 1/2। बस, तो इतना लिख के
इतना लिख के ही छोड़ दे, मतलब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके फिर छोड़ देना है, मतलब निकालना नहीं है वैल्यू, क्योंकि बेटे निकाल नहीं सकते, पगला जाओगे, है ना। देखो बेटे ये लिखा है क्या, 5/2 इंटू बेटे 1/2 का पावर 19 का मतलब है 1 का पावर 19 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 19, है ना। अरे है ना, 1 Yes, का sir. पावर 19 डिवाइडेड 2 का पावर 19। 1 का पावर 19 क्या होगा बेटी, 1। अरे 1 का पावर एनीथिंग इज 1, Yes, राइट। sir, 1. Yes, sir. नीचे खाली रहेगा 2 टू द पावर 19। अभी देखो बेटे कि 5 इंटू 1 5 डिवाइड बाई 2 टू Sir, द पावर 5 19 इंटू 2 क्या होगा, 2 टू द पावर 19 Four प्लस to- 1। 20, sir. Yes, sir. अरे 2 टू द पावर 20 नहीं हो जाएगा, मेरे बात समझ रहे हो कि Yes, नहीं? sir. हेलो? कित्तों को बिल्कुल समझ नहीं, बताओ कित्तों को बिल्कुल नहीं समझ में आया, बताओ है कि नहीं। आया सर। ओके, अब निकालते हैं इसका nth टर्म। उसने बोला है कि nth टर्म भी निकालो, क्या निकालो, nth टर्म भी निकालो। तो nth टर्म क्या होता है बेटा इसका, a इंटू आर टू द पावर n-1, Yes, sir. और a का वैल्यू क्या है 5/2 5/2 into 1/2 to the power n-1. 1/2 का पावर n-1। अरे समझ गए। तो बेटा देखो Yes, sir. 5/2 इंटू बेटा 1 का पावर n-1 डिवाइड बाई 2 का पावर n-1, भाई x बाई वाई टू दी पावर m इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर m बाई वाई टू दी पावर m, स्कूल में पढ़े थे। तो 1 टू दी पावर n-1 इज 1 डिवाइडेड 2 टू दी पावर n-1 मतलब 2 टू दी पावर n-1। तो बेटा 5 इंटू 1 5 डिवाइड बाई बेटे एक्स टू दी पावर m, यस एक्स टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n क्या होता है बेटे, एक्स टू दी पावर m प्लस n। Yes, तो sir. 2 टू दी पावर 1 इंटू 2 टू दी n-1 तो क्या होगा 2 टू दी पावर 1 प्लस n-1 1 कट जाएगा तो 2 टू दी पावर n। Yes, sir. अरे मेरी बात समझ रहे हो। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में tn क्या आया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 5/2 टू दी पावर n, और सही है कि नहीं। देखो आपका t20 भी आया है क्या, 5/2 टू दी पावर 20, देख रहे हो, ठीक है। हाँ तो बेटे इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या होगा, मैं अगर इसका अल्टरनेटिव मेथड आपको बोलूँ तो क्या होगा कि आपको बहुत कम कैलकुलेशन में हो जाएगा। कि अल्टरनेटिव मेथड में आप क्या कर सकते हो, उसने सवाल में पहले आपको 20th टर्म फिर nth टर्म पूछा है, आप ना क्या करो ना पहले nth टर्म निकाल दो, निकाल दिए पहले nth टर्म ऐसे करके निकाल दिए, इतना आया बस। तो डायरेक्ट t20 20th टर्म डायरेक्ट लिख दोगे कि हमें पता है कि nth टर्म इक्वल, हमें पता है कि nth टर्म इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2 टू द पावर n। तो 20th टर्म क्या होगा 5 डिवाइडेड 2 टू द पावर 20। तो इससे क्या होगा, कम कैलकुलेशन में जल्दी हो जाएगा, राइट। पहले tn निकाल के t20 निकाल दोगे तो कम कैलकुलेशन में हो जाएगा। कितनों को समझ में नहीं आया, कम कैलकुलेशन में हो जाएगा, समझ गए सर। समझ गए सर। ओके टेक द स्क्रीनशॉट, डन। Yes, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ओके बस इसी को लेके नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में क्या दे रखा है कि फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। तो देखो बेटे उसने दे रखा है कि हमें ये जीपी का जो कॉमन रेशियो 2 दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब बता दे चलो क्या दे रहा है कॉमन रेशियो 2। 2 सर 8th टर्म 1 8th टर्म कितना दे रखा है बेटे, मतलब टी सब 8 को 8th टर्म को कैसे लिखते हैं बेटे, टी सब 8 तो क्या दे रखा है 192। और सवाल में पूछा क्या है, किसका वैल्यू, 12th टर्म का वैल्यू पूछा है ना। अच्छा 12th टर्म का वैल्यू क्या होगा, हमें पता है कि जीपी का nth टर्म का फार्मूला होता है a इंटू आर टू दी पावर n-1 ये पता नहीं a इंटू आर टू दी पावर 11, लेकिन a पता नहीं है खाली r पता है, तो a को पता करना होगा। मेरे बात समझ रहे हो सब, हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। जी सर। तो बेटा देखो a कैसे पता करेंगे, इसी से पता कर लेंगे। उसने दे रखा है कि t8 का वैल्यू 192 है, तो हमें पता है कि t8 का फॉर्मूला क्या होगा, कोई भी जीपी में tn का फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू दी पावर n-1, तो t8 क्या होगा a इंटू आर टू दी पावर 7 which according to the question is what 192 192। दैट इम्प्लाइज, बेटे देखो यहाँ पर ना बेटे केयरफुली सुनो कान खोल के, बेटे यहाँ पर इम्प्लाइज दोगे इक्वल नहीं। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में आप क्या कर देते हो, यहाँ पर इक्वल इक्वल देकर चलते हो। भाई आपको पता नहीं क्या, स्कूल में इक्वेशन जब सॉल्व करते थे ऐसे लिखते थे ना, तो ऐसे लिखते थे सपोज ये करते थे, फिर इम्प्लाइज
इसको एक्स में इस साइड में लाते थे, अरे ऐसे कहते ना, इम्प्लाइज लगाते थे ना। Yes sir. Yes sir. तो आप इम्प्लाई जीरो इज इक्वल टू इम्प्लाइज, तो आप क्या कर रहे हो अभी कि लिख दे रहे हो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, अरे ये क्या सब इक्वल टू सब इक्वल टू, नो 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 नो, ये इम्प्लाइज। समझ गए कि नहीं, एग्जाम में कभी गलती मत कर देना भाई। Yes. हाँ ओके। तो बेटे इधर दे रखा है a इंटू और r का वैल्यू क्या है बेटे 2 So 2. 7 और 2 टू दी पावर 7 जरा कैलकुलेट करके बताओ क्या होता Sir, है। 128. 128 राइट, Yes sir. कैलकुलेट करो। देखो बेटे आप एक काम करो ना, 2 टू दी पावर 5 तक का याद रख लो, 2 टू दी पावर 5 32 होता है, 32. उसके बाद बहुत जल्दी याद रह जाएगा। 2 दी पावर 6 32 में 2 64. मल्टीप्लाई करो क्या हो जाए 64, 2 दी पावर 7 क्या होगा 64 में 2 128. मल्टीप्लाई करो 128 है ना। तो बस ये होता है 128, तो a का वैल्यू क्या होगा 192 डिवाइडेड बाई 128। अरे समझ रहे हो। Yes sir. हाँ तो काटाकुटी करो जल्दी जल्दी काटाकुटी करो। 3/2 कितना हो रहा है 3 बाई, बेटे 4 में काट दो, बेटे 4 में काट दो, देखो ऊपर नीचे 4 से डिविजिबल है, 4 से काट दो, 4 जा 3 12 32. 32, ऊपर को 4 से काटेंगे तो 4 जा 4 16, 3 4 जा 8। 8. अब बेटे देखो इसको आप 4 से काट Eight. सकते हो, 4 Sir, जा 8 8, से. 4 जा 12 राइट है ना। Yes sir. हाँ 8 से काट देने से चलता है, हाँ चलेगा ठीक है। 4 से काट दो तो 4 जा 3 4 जा 2, तो कितना आ गया 3/2। 3/2. अरे मेरी बात समझ रहे हो 3/2 Yes sir. क्लियर। Yes sir. कितनों को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया 3/2 आया, तो a का वैल्यू आ गया 3/2 और हमें पूछा है क्या बेटे वो t12 का वैल्यू, आप निकाल सकते हो, खुद निकाल दोगे राइट। Yes sir. हाँ मतलब a इंटू आर टू दी पर 11, a का वैल्यू डालोगे 3/2 इंटू आर का वैल्यू क्या दे रखा है उसने 2, Yes sir. हाँ Yes sir. हाँ Yes. 2 टू दी पर 11। तो बेटे यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, अगर टाइम नहीं बचेगा एग्जाम में आप क्या कर सकते हो सीधा लिख दोगे 3 इंटू बेटे 2 टू दी पर 11 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 2 टू दी पर 10 हो जाएगा ना, मेरे पास समझ रहे हो। 10 sir. हाँ तो 2 टू दी पावर 10 का वैल्यू अगर निकालने के लिए टाइम होगा एग्जाम में निकालोगे, नहीं तो ऐसे करके भी छोड़ दोगे, ठीक है ना 11 से नो प्रॉब्लम, ठीक है। बस अगर बहुत बड़ा बड़ा पावर हो तो टाइम वेस्ट नहीं करना है उसमें, लास्ट को निकालना, ठीक है, नहीं तो छोड़ देना लास्ट को। टेक द स्क्रीनशॉट। अरे समझ रहे हो। Done sir. Yes sir. ओके Yes sir. ओके आगे चलते हैं। ओके ओके तब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ओके नेक्स्ट सवाल बहुत ही बेहद ही इजी सा सवाल है, कुछ नहीं इसमें। उसने बोला है कि 5th टर्म 8th टर्म 11th टर्म ऑफ जीपी आर पी क्यू एस रेस्पेक्टिवली, मतलब है कि जीपी है जिसका 5th टर्म का वैल्यू पी है, 8th टर्म का वैल्यू क्यू है, 11th टर्म का वैल्यू एस है ना। ओके क्वेश्चन नंबर 3 उसने बोला है कि Yes, जीपी का जीपी का 5th टर्म 8th टर्म 11th टर्म पी क्यू एस रखा है, तो हमें तो पहले फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो अस्यूम करना है ना। लेट द फर्स्ट टर्म इज ए, लेट फर्स्ट टर्म इसका क्या है बेटे A. ए है, एंड कॉमन रेशियो क्या है बेटे इसका आर मानो, ठीक है ना। कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर। तो बेटे देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका 5th टर्म का वैल्यू p है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका 5th टर्म t5 क्या दे रखा है बेटा उसने p दे रखा है, और t5 क्या होगा भाई a इंटू आर टू दी पावर 4। Yes sir. अरे है ना जीपी का nth टर्म का वैल्यू क्या होता है a इंटू आर टू दी पावर n-1 है ना, पोजिशन -1। बस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने t8th टर्म कितना दे रखा है Sir, Q. q दे रखा है। 8th टर्म क्या होता है बेटे a इंटू आर टू दी पावर 7 इज इक्वल टू q। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11th टर्म का वैल्यू क्या दे रखा है s दे रखा है, ये सर इसे एस एस। क्यों आर नहीं दिया है, क्योंकि आर को कॉमन रेशियो आ लगा रहा तो है इसीलिए नहीं कॉमन दिया। हाँ। क्या हो जाएगा a इंटू आर टू दी पावर 10 इज इक्वल टू s राइट। ये सर अभी सवाल इंटरेस्टिंग है, उसने बोला है कि सो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, दिखाओ कि क्यू स्क्वायर का वैल्यू पी एस के साथ बराबर है। चलो दिखा देते हैं ना, तो चलो दिखाते हैं कि क्यू स्क्वायर कैसे इज इक्वल टू पी एस।
तो बेटे काम कर देते हैं, पहले पी एस कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर क्यू का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं और दिखाते हैं दे आर इक्वल, राइट। देखो भाई एल एच एस क्या दे रखा है बेटे उसने, क्यू का स्क्वायर, अरे समझ रहे हो, हाँ। तो क्यू का स्क्वायर मतलब ए आर टू दी पावर 7 का स्क्वायर, सॉरी है तरीका, ए आर टू दी पावर 7 का स्क्वायर, तो बेटा क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर इंटू आर टू दी पावर 7 का स्क्वायर, अरे समझ रहे हो, यस सर, तो ए का स्क्वायर Yes, sir. इंटू बेटे क्या हो जाएगा आर टू दी पावर 14 हो जाएगा, अरे Yes, कि नहीं, बस। अभी देखो बेटे P इंटू एस करते हैं, P इंटू एस आर एच एस, P इंटू एस क्या होता है, P क्या है बेटे ए आर टू दी पावर 4, AR 4 ए into क्या है बेटे ए आर टू दी पावर 10, तो बेटे ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर square इंटू आर टू दी पावर 4 इंटू आर टू दी पावर R 10 क्या हो जाएगा, 14. देखो दोनों इक्वल है कि नहीं, हेलो, Yes sir. Yes, sir. वेरी इक्वल और नॉट, हाँ। और एक अल्टरनेटिव मेथड क्या है बेटे, आप क्या कर सकते हो, अल्टरनेटिव मेथड इसका क्या है कि बेटे देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि Q बाई पी विल बी इक्वल टू एस बाई क्यू, आप देख सकते हो ये तीनों जीपी में है, पी क्यू आर हियर आर इन जीपी। मैं एक नोट में लिख देता हूँ इधर, एक नोट में लिख देता हूँ इधर इसी सवाल के लिए, इन द अबव क्वेश्चन पी क्यू एस themselves are in a GP। यहाँ पर पी क्यू एस खुद है कि जीपी में है, ठीक है, कैसे जीपी में है, देखो भाई पी का वैल्यू क्या है बेटे बताओ, अरे पी का वैल्यू क्या है ए इंटू आर टू दी पावर 4, राइट। Yes sir, 4 क्यू का वैल्यू क्या है ए इंटू आर टू दी पावर 7 7, 7 एस का वैल्यू क्या है ए इंटू आर टू दी पावर 10 10। 10 अच्छा तो जरा बेटे देखो Q बाई पी इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, Q क्या है बेटे ए आर टू दी पावर 7, P क्या होता है बेटे ए इंटू आर टू दी पावर 4, ए काट गया तो क्या होता है आर टू दी पावर 7 बाई आर टू दी पावर 4, R to the power Q, RQ और बेटे जरा एस बाई क्यू देखो जरा क्या होता है ए आर टू दी पावर 10 डिवाइड बाई ए आर टू दी पावर 7, बेटे ए कट गया आर टू दी पावर 7 क्या हो जाएगा आर क्यू, अरे देख रहे हो, Yes, sir. मतलब यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो कि Q बाई पी इज इक्वल टू एस बाई क्यू। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पी क्यू एस आर इन जी पी, देखो कैसे, देखो देयरफॉर पी क्यू एस आर इन जी पी, क्यों बेटे, क्योंकि अगर ये जीपी में होगा तो इसका सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म मतलब Q बाई पी शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म एस बाई क्यू, अरे समझ रहे हो, हेलो Yes, sir. समझ गए, Yes, क्यू sir. जीपी Yes, में है, sir. क्यू जीपी समझ गए, ओके। तो यहाँ पर एक नोट लिखेंगे, सॉरी कितनों को बिल्कुल सब समझ में नहीं आया, हेलो एवरीबॉडी गॉट इट, Yes, sir. हाँ तो एक नोट लिखेंगे ना, इफ ए कमा बी कमा सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी सॉरी जीपी आर इन जीपी तो देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी, बेटे जो मिडिल टर्म है ना बेटे उसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म के साथ बराबर होगा, मेरे बात समझ रहे हो, अगर 3 नंबर जीपी में होते हैं तो मिडिल टर्म बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू उसका जो दो नेक्स्ट टर्म है ना, मतलब उसका प्रीवियस टर्म एंड उसका बाद में जो टर्म आता है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मेरे बात समझ रहे हो। और जीपी में अगर और एपी में याद है, एपी में पढ़ाया था याद है, इफ ए बी सी आर इन एपी, देन जो सेकेंड टर्म का जो ट्वाइस है ना, टू बी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म था, याद है ना भाई, पढ़े थे, हेलो Yes sir. हाँ। तो यहाँ पर बेटे बी स्क्वायर इज इक्वल ऐसी कैसे हुआ, देखो बेटा अगर ए बी सी जीपी में होंगे तो इसका यही मतलब है कि कोई भी टर्म डिवाइडेड इसका प्रीवियस टर्म कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब यहाँ पर b बाई ए शुड बी इक्वल टू व्हाट, c बाई बी,
सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म। तो अगर क्रॉस कर दे तो b इंटू बी बी स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी क्या हो जाएगा भाई, AC हो जाएगा। अरे मेरे बात समझ रहे हो? हेलो Yes sir. हाँ बस, कितनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहे बताओ? हेलो सर आ गया समझ। आ गया सबको? ओके 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 ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। हाँ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट सेकेंड टर्म। एक जीपी का जो फोर्थ टर्म है उसका सेकेंड टर्म का स्क्वायर है। फाइंड द फर्स्ट एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, तो सेवेंथ टर्म निकालो। अच्छा बेटे अभी जो फॉर्मूला बताया उसको, मतलब जितने सारे फॉर्मूला पढ़े उसको आज ही कंप्लीट करो। आज का पढ़ाई आज ही कंप्लीट करो, कल को ना रखो क्योंकि कल को एक्स्ट्रा फार्मूला हो जाएगा। 2 दिन का फार्मूला एक दिन में याद नहीं रह पाएगा। तो जो दिन जो पढ़ाया जा रहा है उसी दिन उसी को हजम कर लो, रात को उसी दिन उसी को ख़त्म कर लो, ताकि नेक्स्ट दिन का पढ़ाई नेक्स्ट दिन में हो जाए। जितना जल्दी ये सब झंझट से छुटकारा मिले उतना अच्छा है। अगर रख दोगे आज का पढ़ाई को कल को तो क्या होगा बेटे, वो भूत बन जाएगा। धीरे धीरे करके पाइल अप होके इतना बड़ा सा ये हो जाएगा कि एग्ज़ाम के टाइम में आपका सर दर्द का कारण बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा क्या करो। ओके उसने बोला है कि कोई भी जीपी, एक जीपी है, देयर इज ए जीपी, फोर्थ टर्म ऑफ दैट जीपी इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट सेकेंड टर्म। एक जीपी का फोर्थ टर्म उसका सेकेंड टर्म का स्क्वायर के साथ बराबर है, और वो जीपी का फर्स्ट टर्म दे रखा है -3, तो सेकेंड टर्म कितना दे। मेरे बात समझ रहे हो? तो चलो इसको करते हैं। फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट देन आई विल डू इट। टेक इट एक सेकेंड। हाँ टेक इट डन। ओके टेक इट डन। ओके हाँ, तो ये वाला सवाल अभी मैं नहीं करूँगा, बस खाली मैं आपको हिंट दे दूंगा, आप खुद आगे करोगे। उसने क्या बोला है कि बेटे जीपी का अकॉर्डिंग टू द, अच्छा फर्स्ट टर्म दे रखा है -3, तो क्वेश्चन में दे रखा है, कौन सा नंबर क्वेश्चन है बेटे? क्वेश्चन नंबर 4 है ना। उसने जीपी का फर्स्ट टर्म दे रखा है -3, मतलब a इज इक्वल टू -3। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि बेटा फोर्थ टर्म का वैल्यू मतलब T4 इज इक्वल टू उसका सेकेंड टर्म का स्क्वायर है ना, T2 का स्क्वायर है। तो हमें क्या निकालना है? उसने बोला है कि फाइंड द सेवेंथ टर्म, T7 निकालना है। तो बेटा सेवेंथ टर्म का वैल्यू क्या होगा? a इंटू r टू दी पावर 7 - 1 मतलब r टू पावर 6। a का वैल्यू आपको पता है लेकिन r का वैल्यू पता नहीं है, तो इसी से पता चल जाएगा। देखो बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन T4 इज इक्वल टू T2 का स्क्वायर। T4 क्या होगा भाई? a इंटू r टू दी पावर 4 - 1 क्यूब। मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। T2 क्या होगा भाई? तो लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं, लेट द कॉमन रेशियो इज इक्वल टू r। T2 क्या होता है बेटा? AR है ना, AR का स्क्वायर। अरे समझ गए, फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज AR। AR का स्क्वायर क्या होगा बेटे? A का स्क्वायर इंटू R का स्क्वायर। तो बेटे AR का क्यूब क्या निकल के आया? A का स्क्वायर इंटू R का स्क्वायर। तो बेटे एक कट गया। अरे समझ रहे हो? है देख रहे हो? यस सर। ये आर क्यूब, ये इधर आर का स्क्वायर है, इधर 3 बार आर मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 आर इधर से और ये 2 आर कट जाएंगे, 1 आर बचेगा इधर। तो क्या निकल के आ रहा है बेटा? आर इज इक्वल टू ए निकल के आया। क्या निकल गया? आर इज इक्वल टू ए, है ना? समझ रहे हो? हेलो समझ रहे हो? यस सर। हाँ यस सर। ए का वैल्यू -3 दे रखा है, तो आर का वैल्यू भी -3 है ना? तो ए इज -3 इटसेल्फ इंटू आर भी -3 का पावर 6। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर दोगे कि -3 इंटू, बड़े नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन रहेगा तो माइनस का कोई काम नहीं, माइनस का पावर इवन तो प्लस होता है, तो इंटू डायरेक्ट 3 टू द पावर 6। तो बेटा 3 इंटू 3 टू द पावर 6 कितना आ जाएगा? 3 टू द पावर 7, तो -3/7। टेक द स्क्रीनशॉट। डन डन। ओके Yes sir. ओके, और बेटा देखते हैं कि जीपी का फर्स्ट n टर्म्स का सॉम है ना, फर्स्ट n टर्म्स का सॉम ऑफ ए जीपी, सॉम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स
ऑफ ए जीपी, एक जीपी का फर्स्ट एन टर्म्स का सॉम क्या होता है, ठीक है, कि मानो लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, मानो जीपी का फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू ए, मानो जीपी का फर्स्ट टर्म ए है और मानो इसका कॉमन रेशियो क्या है, आर है। अरे मेरी बात समझ रहे हो, हेलो, यस सर। Yes, sir. हाँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जीपी का एन नंबर ऑफ टर्म्स का सॉम क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक जीपी लिखता हूँ, हाँ, 1 2 4 8 16 32, ये का जीपी है, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो क्या है बेटा 2 है, देख सकते हो 1 Z 2 2 2 Z 2 4 4 Z 2 8 8 Z 2 16। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका फर्स्ट 3 टर्म्स का सॉम क्या है, मतलब 1 + 2 + 4 का वैल्यू क्या है, मेरे बात समझ रहे हो, या फिर मैं जानना चाहता हूँ फर्स्ट 5 टर्म्स का सॉम क्या है, मेरे बात समझ रहे हो, 1 से लेकर 16 तक इनका सॉम क्या है। तो उसी तरह फर्स्ट n टर्म्स का सॉम अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ है या नहीं है, यस देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला। और हम उसको कैसे लिखते हैं बेटा, ये सॉम को एस एन लिखते हैं, जैसे एपी में लिखते थे। एस सब एन का मतलब क्या होता है कि जीपी का n टर्म्स का सॉम है ना, फर्स्ट n टर्म्स का सॉम। तो बेटा इसका फॉर्मूला दो तरीके से आप याद रख सकते हो, एक है a × r⁻n−1/r−1, मेरा बात समझ रहे हो, हेलो, Yes, sir. और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, बेटे देखो आपको पता है ना, अगर मैं कहीं पर लिखा हूँ a/b a-b/c-d, तब लिखा हूँ कहीं पर दिस इज ऑल्सो इक्वल टू b-a/d-c। अगर मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में अगर सब्ट्रैक्शन हुआ है, क्या हुआ बेटा, सब्ट्रैक्शन, क्या हुआ है, सब्ट्रैक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर सब्ट्रैक्शन हुआ है, तो मैं दोनों में अगर ऑर्डर चेंज कर दूं तो फ्रैक्शन वही का वही रहेगा, a-b/c-d इज द सेम एज b-a/d-c। अरे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें बताया ना a-b इज द सेम एज -b-a। अरे देखो -b -a बराबर है कि नहीं, -b + a मल्टीप्लाई कर लो, हेलो, अरे क्यों मुझे बार बार चिल्लाने Yes, मत sir, yes, कर रहे हो, कोऑपरेट कर लो। हाँ, Yes, sir. c-d की जगह क्या लिखूंगा, -d-c, पता है मैं माइनस माइनस कट गया तो है ना a-b/c-d इक्वल Yes, sir. b-a। तो ऊपर नीचे अगर सब्ट्रैक्शन हुआ है तो आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, वही का वही रहेगा। तो यहाँ पर देखो बेटा r⁻n−1/r−1 इज द सेम एज, बाहर ए रखो वैसे कि वैसा 1 - r⁻n डिवाइडेड 1 - r। अरे मेरी बात समझ रहे हो, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला Yes, sir. सही है, जो भी लगा सकते हो, जहाँ पर भी जो भी लगा सकते हो। तो रेकमेंडेड क्या है बेटा, जहाँ पर आप देखोगे कि r का वैल्यू है ना, आप खुद देख लोगे, जहाँ पर देखोगे बेटा r का वैल्यू बड़ा है 1 से, ये वाला लगाने से इजी होता है, आपको माइनस का चक्कर नहीं होता है। जहाँ पर r का वैल्यू 1 से कम है, ये वाला लगाने से इजी होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सर 1 और एक माइनस सर है। सर na एक होता है सर, sn = na। ना वो अलग 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 वो अलग, यहाँ पर बेटा इतना तक समझ गए क्लियरली, हेलो, सम ऑफ द फर्स्ट Yes, एन sir. टर्म्स, ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो इसी को लेके एक बड़ा प्यारा सा सवाल करते हैं, ओके। हाँ, ये वाला सवाल करते हैं, ठीक है। तो ये वाला सवाल देखो, अच्छा नहीं, ये सवाल करने से पहले और एक इजी सवाल पहले कर लेते हैं। अच्छा ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप, नहीं किया क्योंकि आप खुद कर सकते हो ये सारे सवाल। व्हिच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, मतलब बोला है कि ये वाला सीक्वेंस का कौन सा टर्म 128 है, बताओ कैसा करोगे। एक सवाल बताया था, मतलब क्या तरीका क्या है बेटे, इसका फर्स्ट टर्म क्या है बेटे, 2 है, राइट, और इसका कॉमन रेशियो क्या है, ये जीपी का, अरे √2 देख रहे हो, √2, Yes, ये sir. कॉमन रेशियो √2 है। तो मुझे पता करना है कि ये जीपी का कौन सा वाला टर्म 128 है। तो आप कैसे लिखोगे ना, लेट, मान लो ये जीपी का nth टर्म का वैल्यू 128 है, nth टर्म का वैल्यू 128 है, मतलब tn = 128। तो आपको बस n का वैल्यू निकालना है। आप बोले ना nth टर्म = 128 और हमें वही n का वैल्यू चाहिए कि कौन सा वाला टर्म Yes, हमें sir. चाहिए। तो हम क्या करेंगे, n का वैल्यू निकालेंगे, tn क्या होगा, a × r⁻n - 1 = 128।
तो ए का वैल्यू दिया है 2 डालोगे 2 इंटू आर 2√2 पावर n-1 इज इक्वल टू, बस आगे इसको करके मैं बिल्कुल ये सवाल आपको नहीं कर बताऊंगा कैसे इसका बाद कैलकुलेशन, यहाँ तक आप करोगे तो आधा मार्क मिलेगा, आगे करोगे तो बाकी आधा मिलेगा। तो इट्स अप टू यू, आप एग्जाम तक कैसे भी करके इसको मतलब मतलब पूरा ये करो, कंप्लीट करो, क्योंकि ये सब स्कूल का पढ़ाई है, 6-7 का पढ़ाई है। तो कैसे भी करके याद करके ये कैलकुलेशन करना सीखो, एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे। गेट इट, बहुत ईजी है, ट्राई करोगे खुद, ठीक है। ये तीनों भी उसी तरह से हो जाएंगे। हेलो, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। Yes, sir. यस सर। उसने बोला है कि x का कौन सा वैल्यू के लिए ये 3 नंबर एक जीपी में है। ये 3 नंबर दे रखा है, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, -2/7 x -7/2। ये 3 नंबर x का कौन सा वैल्यू के लिए एक जीपी है। तो हम क्या कर लेते हैं, हाँ मान लो ये एक जीपी है, चलो मान लो ये एक जीपी है। अगर ये जीपी है तो x का वैल्यू क्या है निकाल देते हैं, है ना, एक ही बात है ना। उसने बोला है कि ये जीपी होने के लिए x का क्या वैल्यू होना चाहिए, तो मान लो दिस इज ए जीपी, और अगर वो जीपी है तो x का वैल्यू क्या है निकाल देते हैं, है ना। देखो अगर वो जीपी होगा, हमें पता है कि मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों टर्म का प्रोडक्ट, है ना। मतलब x का स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, अरे समझ रहे हो, -1 Yes, sir. इंटू -1 इज 1, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x क्या होता है बेटे, उसका स्क्वायर रूट +or -1, है ना। Yes, sir. हाँ, तो मतलब देखो भाई x का वैल्यू अगर 1 होगा या फिर -1 होगा तो ये 3 जीपी में रहेंगे। x का वैल्यू 1 होगा तो भी जीपी में रहेंगे, x का वैल्यू -1 होगा तो भी क्या रहेंगे, जीपी में रहेंगे। मेरे बात समझ रहे हो। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ध्यान रखो कि 3 नंबर जीपी में होते हैं तो मिडिल का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू द थर्ड, है ना, याद रखो। ओके, हाँ, इसका एक सवाल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10, और बाकी आप खुद करोगे, 8, 7, 8, 9, 10 खुद करोगे। 9 क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि एक जीपी है और इसका सम अप टू n टर्म्स निकालो, ठीक है ना, सम अप टू n टर्म्स निकालो, ठीक है। और ये जीपी ऐसा दे रखा है x⁻3, x�5, x⁻7 ... क्वेश्चन नंबर कितना है ये क्वेश्चन नंबर 10 का 10 है ना, 10 है ना, बताओ। Yes, sir. हाँ 10, x का क्यूब कमा x⁵, कमा x⁻7, कमा ... ये जीपी, ये जीपी दे रखा है। और वो पूछ रहा है कि बताओ इसमें, हाँ, और बताओ इसका सम ऑफ n टर्म्स क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स मतलब Sn पूछा है ना। ओके, तो Sn का वैल्यू निकालने के लिए पहले तो इसका a एंड कॉमन रेशो निकालते हैं। बेटे इसका a क्या होगा, फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा, Sir, x cube. x क्यूब। क्या है इसका कॉमन रेशियो बेटे, r क्या है बेटे इसका, Sir, x square. x को देखो बेटे सेकंड टर्म डिवाइडेड फर्स्ट टर्म कर दो ना, x⁵/x⁵ कितना होगा, x⁵ -3 होगा ना, x का Yes, स्क्वायर। sir. हाँ, Yes, sir. बस। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है बेटे, a इंटू आर, जो भी दोनों में से जो भी लगा सकते हो, और कोई मना नहीं, r⁻n-1 डिवाइड बाई r-1, या फिर 1 - r⁻n डिवाइड बाई 1 - r। हर बात समझ रहे हो। हेलो, याद रख लो बोले Yes, sir. पूरा अच्छे से। Yes, sir. a का वैल्यू क्या दे रखा है बेटे, x का क्यूब, r का वैल्यू क्या दे रखा है बेटे, x का स्क्वायर, है ना। तो x का स्क्वायर का पावर n -1 डिवाइड बाई नीचे r-1, r-1 मतलब x² -1, तो x का क्यूब इंटू बेटे ये क्या हो जाएगा बेटे, x⁻2n -1 डिवाइड बाई x² -1। छोड़ दो यहीं पर, मेरे बात समझ रहे हो, और सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। Yes, sir. कितनों बिल्कुल नहीं कर पाओगे बताओ, कर पाओगे। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, डन। Yes, Done, sir. sir. ओके बेटे, जानना नहीं चाहोगे Sn का फॉर्मूला कैसे आया। देखो बेटे, डेरिवेशन विल नॉट कम इन एग्जाम, डेरिवेशन Sn का बिल्कुल एग्जाम में नहीं आने वाला। बस मैं खाली बताया हूँ कि Sn का फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है ना, बट डेरिवेशन इज नॉट गोइंग टू कम इन एग्जाम। देखो बेटे कि हम एक एपी का लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज a, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a,
एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं है। कॉमन रेशियो क्या है बेटे इसका, आर है। अरे समझ रहे हो? तो बेटे इसका nth टर्म क्या होगा, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, बराबर समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो हम इसका फर्स्ट n टर्म्स का सॉम निकालना चाहते हैं जीपी का। फर्स्ट n टर्म्स का सम, अच्छा फर्स्ट टर्म क्या है, a है, सेकेंड टर्म क्या है बेटे, ए आर है, थर्ड टर्म क्या है बेटे, ए आर स्क्वायर है, ऐसे करके अप टू बेटे लास्ट टर्म क्या होगा, ए टू दी पावर आर माइनस, क्योंकि इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है ना, आप ऐड कर रहे हैं, तो लास्ट टर्म क्या होगा, ए इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन। अच्छा उसका प्रीवियस टर्म में लिख देते हैं, उसका प्रीवियस टर्म क्या होगा, चेक करो, ए इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन, उसका प्रीवियस टर्म क्या होगा, ए इंटू आर टू दी पावर, अरे क्या होगा, n माइनस टू होगा ना। अरे चेक करो प्रीवियस टर्म क्या होता है, आर का पावर एक कम हो जाता है ना, Yes, sir, देखो आर yes, का sir. पावर एक कम हो जाता है, टू से एक कम हो गया, यहाँ पर आर का पावर जीरो हो गया, आर का पावर एक कम हो जाएगा, तो इसका प्रीवियस में आर का पावर एक कम कर दो, n minus इंटू 2. आर टू दी पावर n माइनस, अरे समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मुझे बात बताओ, अगर मैं ये एस एन में आर मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाइंग आर विथ एस एन, अगर मैं एस एन में आर मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो क्या होता है, तो ये सब के साथ पूरा आर मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना पड़ेगा, राइट, पूरा के साथ आर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एस एन में आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब आर इंटू दिस, दोनों साइड में आर आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देने से क्या हो जाएगा, आर इंटू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, अरे समझ रहे हो, Yes, sir. प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस बेटे इसमें आर मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा, ए इंटू आर टू पे n माइनस वन, अरे समझ रहे हो, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. प्लस लास्ट में इसमें आर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए इंटू आर टू पर एन हो जाएगा, राइट, चेक करो इसमें आर मल्टीप्लाई करो, ये टर्म है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा ओके, बहुत सारों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, नहीं, हाँ, हेलो हेलो, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अरे छोड़ दूंगा, अभी अभी छोड़ दूंगा, ये लास्ट लास्ट है, छोड़ दूंगा, टायर्ड हो गई क्या, जल्दी जल्दी, No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ଗୁଡ଼ାଏ ମାଡ଼ୁଆ ଅଛନ୍ତି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ବଇଚରେ ଖାଲିଟାରେ, ହେଁ କାହିଁ ତ ହଉଚରେ, ବାକି ତକ ଏଇ ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଗୋଟେ କହୁନ sir. କାହିଁକି, ହଁ ଦଳାଇ ତୁ କହୁଛୁ, ବାକି କ'ଣ 30ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 3-4टा, अरे हैरान ହେଇଯିବ रे, मैंने बहुत परेशानी में आ जाओगे, 11th 12th में ऐसा करोगे तो बिल्कुल ऐसा मत करो भाई, पगला मतलब, और मैं कुछ नहीं बोल सकता, और पार्टिसिपेट किया करो, बिल्कुल टायर्ड मत हो जाओ, बिल्कुल अपसेट मत हो जाओ, बिल्कुल डिप्रेस्ड मत हो जाओ, नींद लग रहा है तो पानी मुंह में डाल के आओ बेटे, क्योंकि आपका फ्यूचर का सवाल है, आप नौकरी करोगे, आप सब करोगे, फ्यूचर आपका बर्बाद हो जाएगा अगर आप नहीं पढ़ोगे तो, गारंटी देके आपको बोलता हूँ। कोर्ट एफिडेविट लेना चाहोगे कि नहीं पढ़ोगे तो ज़िंदगी बर्बाद, कोर्ट एफिडेविट लेना चाहोगे मेरे से कि लिख के, सर लिख के दे दो, ये हाँ हम आबाद हो जाएंगे, आपका बात सही नहीं होगा, लिखना लिख के दे दूंगा, चाहते हो, अगर नहीं पढ़ोगे पूरा ज़िंदगी तबाह हो जाएगा, मेरे बात समझ रहे हो, पार्टिसिपेट करो ना क्लास में, व्हाट अबाउट द अदर्स, हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. यस, हाँ, तो इतना तक बेटा आया। अच्छा बेटा, अगर हम एस एन से ये माइनस करते हैं ना, मतलब दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं, हाँ, तो देखो माइनस करते हैं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं, तो देखो क्या होता है, तो एस एन माइनस आर इंटू एस एन क्या हो जाएगा बेटे, एस एन माइनस आर इंटू एस एन इज इक्वल टू, बेटे इसको इससे जब माइनस करेंगे देखो बेटे क्या होगा, ये बेटे देखो ये प्लस ए आर, ये माइनस ए आर कट जाएगा, मेरे बात समझ रहे हो, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर कट जाएगा, इसी तरह आपको पता होगा कि इसका नेक्स्ट वाला जो ए आर क्यूब, ये माइनस ए आर क्यूब, ये भी कट जाएंगे, अरे ये दोनों भी कट जाएगा, लास्ट को खाली ये बचेगा, मेरे बात समझ रहे हो, हेलो, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या बचा लास्ट बेटे, यहाँ पर शुरुआत में ए बचा, और ये माइनस ए आर टू ए इंटू आर टू दी पर एन बचा, मेरे बात समझ रहे हो, Sir, A common ले जाएंगे sir. हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, इधर से बेटे क्या कॉमन ले जाएंगे, एस एन कॉमन ले जाएंगे तो 1 माइनस sir. आर, और इधर से ए कॉमन ले जाएंगे तो 1 माइनस आर टू दी पर एन, Yes, sir. तो बेटे एस एन क्या हो गया, ए इंटू 1 माइनस आर टू दी पर एन बाई 1 माइनस आर, अरे क्लियर,
Yes, sir. Yes. प्रूव हो गया बस इतना ही तो है a into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r. Take the screenshot. Yes, sir. Done. a into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r. पूरा याद रख लो, पूरा एग्जाम तक पूरा याद रहना चाहिए, पूरा याद रह जाना चाहिए, पूरा मतलब पूरा ऑन द टिप ऑफ योर टंग रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 खाली कर देता हूँ और ये लास्ट है, क्योंकि बाकी सारे आगे वर्ड प्रॉब्लम कल करेंगे, ठीक है ना। कल करेंगे क्या, मैं एक इवनिंग क्लास बुलाने वाला हूँ। Yes, sir. मैं भी आज ही बुला सकता हूँ। तो बेटा सब ग्रुप को चेक कर लेना और पर्सनल मैसेज में चेक कर लेना मैं कब मैसेज भेजूँगा, क्योंकि मैं बुला सकता हूँ आज आपको लास्ट इवनिंग क्लास। अगर आज नहीं बुलाया तो कब, कल तो पक्का बुलाऊंगा, लेकिन एक दिन तो बुलाना पड़ेगा, आज या फिर कल की बाकी क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि रेगुलर क्लास में अगर सारे क्वेश्चन करूँगा तो नहीं होगा, अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि 1 घंटा का क्लास है, ठीक है। ओके, तो पहले इसको कर लेते हैं। ये वाला सवाल बहुत ईजी सवाल है। उसने बोला है कि सम ऑफ k इज इक्वल टू 1 to 11 2 प्लस 3 to the power k। लेकिन ये सवाल करने से पहले हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ पहले जान लेते हैं, है ना। देखो बेटे, ये समेसन वर्ड का मतलब तो आपको पता ही होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सब समेसन ऑफ x सब n ऐसा लिखा है, इसका क्या मतलब होता है। और लिखा है n इज इक्वल टू 1 to 5, इसका क्या मतलब होता है बेटा। समेसन मतलब होता है सम। ये एक्चुअली एक सीरीज को कॉम्पैक्ट करके लिखा गया है, ये एक्चुअली एक सीरीज को कॉम्पैक्ट करके लिखा गया है बेटा। इसका यही मतलब है कि n का जगह आप 1 से 5 तक डालो और सब ऐड कर दो। मतलब n का जगह अगर 1 डालोगे तो x1 प्लस n का जगह 2 डालो x2 प्लस 3 डालो x3 प्लस 4 डालो x4 प्लस कहाँ तक डालोगे बेटे, 5 तक डालोगे। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर बेटे कहीं पर आपको लिखा है कि समेसन k इज इक्वल टू 1 to 5 2 to the power k, तो इसका मतलब क्या पता है कि 2 का पावर जो k लिखा है, k में 1 से लेकर 5 तक डालो और ऐड करते करते चलो। पहले k का जगह 1 डालो तो 2 to the power 1 प्लस समेसन मतलब प्लस, हाँ, k का जगह 2 डालो 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3। अरे समझ गए? हेलो, Up to 5. Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक, Yes, sir. ओके। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँगा समेसन n इज इक्वल टू 1 to 5 3, इसका क्या मतलब होता है कि देखो बेटे, इसका जो पहला वाला मैं एग्जाम्पल दिया था, जो पहले एग्जाम्पल दिया था उसमें क्या होता था कि हम वैसे दिया था 3 to the power n दिया था, तो आप क्या कर रहे थे, n का जगह 1 से लेकर 5 तक करके ऐड कर रहे थे। मतलब ये चीज़ n के ऊपर डिपेंड कर रहा था, है ना। इसमें कि n होता था, आप n का जगह 1 से लेकर 5 डाल रहे थे, राइट। लेकिन Yes, यहाँ पर 3 के कुछ मतलब n कुछ नहीं है, राइट। तो क्या करोगे, सीधा 3 को बस 5 टाइम्स ऐड करोगे। अरे मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तुम ओके। तो उसी तरह बेटा अगर मैं बोलूँगा समेसन n इज इक्वल टू 1 to 10 1, इसका क्या मतलब बेटा, 1 को 10 टाइम्स ऐड वो करो 10 टाइम्स ऐड करेंगे। और 1 को 10 टाइम्स ऐड करने से क्या होगा, 10. 10 होगा, राइट। वेरी गुड, ओके। तो ये सवाल करते हैं, उसने क्या बोला, समेसन k इज इक्वल टू 1 to 11 होल इंटू 2 प्लस 3 to the power k। समेसन k इज इक्वल टू 1 to 11 2 plus 3 whole to the power k. होल इंटू 2 प्लस 3 होल टू दी पावर के। तो देखो बेटे, समेसन में आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे, है ना। क्या लगाओगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होता है बेटे कि दिस विल बी इक्वल टू समेसन k इज इक्वल टू 1 to 11 और 2 प्लस समेसन k इज इक्वल टू 1 to 11 3 to the power k। अरे मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके Yes, sir. ओके। अब देखो बेटे, उसने बोला है कि 2 का समेसन k इज इक्वल टू 1 to 11, इसका मतलब क्या होता है बेटे, 2 को 11 टाइम्स ऐड करोगे। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. 11 टाइम्स कितनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, प्लस बेटे इसका क्या मतलब होता है कि k का जगह 1 से लेके 11 डालते चलो, है 3 to the power 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू व्हाट 11। अब बोलोगे इसका जीपी के साथ क्या लेना देना, देखो क्या लेना देना है।
पहला बात तो बेटे यहाँ पर ये 2 को जब आप 11 टाइम्स ऐड करोगे तो ये कितना हो जाता है बेटे 2 इंटू 11 राइट प्लस बेटे देखो ये एक जीपी है और ये जीपी ये देखो ये 3 स्क्वायर 3 क्यूब एक जीपी है देख रहे हो बेटे ड्रॉप में दिखाता हूँ अप टू 3 टू द पावर 11 दिस इज जीपी इसका कॉमन रेशियो 3 है देखो बेटे हर टर्म में 3 मल्टीप्लाई करो तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है इसका फर्स्ट टर्म भी 3 है कॉमन रेशियो भी इसका 3 है कितनों को नहीं दिख रहा है बताओ अभी दिख रहा है हेलो Yes, sir. हाँ Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और बता सकते हो कि ये जीपी का ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 3 टू द पावर 1 से लेकर 3 टू द पावर 11 कितने टर्म है भाई अरे 11 टर्म है ना देख लो 11 term. अरे Yes, sir. 11 टर्म 11. कैसे देखो सुनो मेरे बात सुनो मेरे बात टर्म कैसे कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ टर्म कैसे कैलकुलेट करोगे देखो बेटे देखो आप देखो खाली पैटर्न ऑब्जर्व करो फर्स्ट टर्म में पावर 1 है सेकंड टर्म में पावर 2 है थर्ड टर्म में पावर 3 है तो ऑब्वियसली 11th टर्म होगा जिसका पावर 11 है तो मतलब इसमें 11 टर्म्स है और इतना क्या सोच रहे हो यहाँ पर भी तो k = 1 to 11 किए हो ना 11 टर्म को ऐड किए हो ना हाँ तो इसमें 11 टर्म्स आते हैं तो मतलब है कि जीपी का फर्स्ट 11 टर्म्स का सम हम निकालना चाहते हैं S11 तो क्या होगा फॉर्मूला बेटे a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n है ना r क्या है भाई r टू दी पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r यही फॉर्मूला लगाएंगे तो n का जगह क्या लिखेंगे बेटे 11 r के जगह क्या लिखेंगे 3 अरे बात समझ रहे हो और a के जगह क्या लिखेंगे 3 ठीक है तो क्या हो जाएगा बेटे 3 इंटू 1 माइनस 3 टू दी पावर 11 डिवाइड बाई 1 माइनस 3 अरे समझ रहे हो हेलो a Yes, इंटू 1 sir. माइनस r Yes, sir. Yes, sir. बस काम खत्म और थोड़ा सा खाली सिंप्लीफिकेशन कर दोगे जहाँ तक सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो वहाँ तक सिंप्लीफिकेशन करोगे और आगे छोड़ दोगे 2 इंटू 11 कितना होता है 22 और बेटे देखो आपने इसको ऐसे कर लो मतलब 3 इंटू प्लस 3 इंटू इसको उल्टा दो 3 टू द पावर 11 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 हाँ कौन ला कह Sir. Sir, ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ Yes, sir. यही ना sir. ओ 9:41 पहले तरह आधा घंटा नहीं है क्या अभी नो सर नो सर सिर्फ 10 15 मिनट minute break. अच्छा तो फिर हो गया हाँ चलो इतना तक हो गया आप खुद कर लोगे बाकी यहाँ तक ही छोड़ दोगे चलो टेक द Yes, sir, yes, स्क्रीनशॉट और यहाँ पर जाओ अरे हे मुझे सॉरी मुझे पता नहीं था रे मुझे लगा आधा घंटा पहले तरह आई टेक द चलेगा सर हाँ थोड़ा जो नेक्स्ट क्लास में बोल दोगे सर को पता नहीं था कि आधा घंटा हुआ है वो देखे नहीं थे याद नहीं था हमको Yes, ठीक है चलो जाओ चल बाय थैंक यू सर थैंक यू Thank you, sir. वेलकम थैंक यू